गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 29 अगस्त 2024 के द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। शुरुआत करते हैं आज के दिन से कि इंडियन हिस्ट्री में आज के दिन की क्या महत्वता है। तो हम देख पाएंगे 29 अगस्त को यहाँ पर जन्म लेते हैं मेजर ध्यानचंद, जो कि इंडिया में बाद में एक हॉकी के जाने माने नाम बन जाते हैं और इंडिया के लिए ओलंपिक में मेडल लेकर आते हैं। इनके द्वारा ओलंपिक में 3 मेडल लेकर आए गए। हालांकि जो 2 मेडल थे वो हम देखते हैं 1926 एंड 38 के अंदर ब्रिटिश इंडिया के लिए लेकर आए गए थे। लेकिन जिस ब्रिटेन ने यहाँ पर बोलियां मारी थी इंडिया को कि पता नहीं अब ये जो नेशन है हमारे बाद में सरवाइव कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसी को मुंह तोड़ जवाब दिया इन्होंने। 1948 में इन्होंने टीम को लेड किया और लेड करने के बाद में हम देखते हैं समर ओलंपिक में ये गए, जो कि लंदन के अंदर हो रहा था और ब्रिटेन को 4-0 के स्कोर के साथ में हराया। ये गोल्ड मेडल जो है इंडिया के लिए लेकर आए थे हॉकी में। तो आप जानेंगे कि कितना प्रोमिनेंट एरा जो था वो हॉकी का चल रहा था। इसी वजह से इनको सम्मान देने के लिए हमने इन्हीं के बर्थ डेट के ऊपर नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो मनाना शुरू कर रखा है। एनुअली हम हर साल इस डे को मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है हमारा इसी से रिलेटेड पढ़ते हैं। हमने देखा कि कैसे अभी जो है ओलंपिक्स चल रहे थे और ये ओलंपिक्स कौन से थे? समर ओलंपिक्स पेरिस में ये हो रहे थे। हमने देखा हमारे कुछ मेडल भी आए, 4 मेडल हमारे यहाँ पे आए। मोस्टली जो मेडल है वो शूटिंग के अंदर आए और उसके बाद हम जेवलिंग में भी एक मेडल को देख पाए। नाउ अब होने वाले हैं पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक क्या होते हैं? अगेन ये पेरिस में ही होंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उनके द्वारा इनको पहले ही डेजिग्नेट कर दिया जाता है कि किस कंट्री के अंदर जो है ओलंपिक होगा। जिसमें भी होगा समर ओलंपिक, उसमें दोनों खेलों को एक ही देश में करवाया जाता है मोस्ट प्रोमिनेंटली। बट ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी जो है सिचुएशन बिगड़ जाए तो हो सकता है कि दूसरे शहरों में इनको करवाया जा सके, लेकिन कंट्री में यहाँ पर ऐसे ही देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे कि इंडिया से पैरा ओलंपिक एक ऐसे ओलंपिक जिसके अंदर जो हमारे खिलाड़ी होंगे उनके शरीर में कुछ न कुछ यहाँ पर फिजिकल डिसेबिलिटी होगी, वो होते हैं पैरा ओलंपिक। तो हमारे खिलाड़ी जेवलिंग से लेकर शूटिंग में मेडल लाने के लिए तैयार हैं एंड पैरा ओलंपिक गेम्स में जाने के लिए भी तैयार हैं। कुछ नए नाम इसके अंदर है जिनको हम देखेंगे और कुछ पुराने नामों को भी समझेंगे कि कैसे आज के समय पे मनु भाकर जो ओलंपिक में मेडल लेकर आई हैं, लेकिन उनसे पहले भी इंडिया की एक भारतीय औरत, एक वुमन ऐसी हो चुकी है जो पैरा ओलंपिक में शूटिंग में मेडल जो है वो लेकर आ चुकी हैं। लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा नाम इस वजह से याद नहीं रहते क्योंकि हम जो है महत्वता यहाँ पर कम देते हैं। दैट इज़ अ रॉन्ग पार्ट फ्रॉम आवर साइड ऑल्सो। आप हम जैसे नॉर्मल जो ओलंपिक्स थे उनको इतनी ज़्यादा इज्जत दे रहे थे, इतना ज़्यादा यहाँ पर प्यार दे रहे थे, वही हमें पैरा ओलंपियंस को भी देना चाहिए क्योंकि ये लोग तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। रीज़न बिहाइंड दैट ये सबको मोटिवेट कर रही है, ये बता रहे हैं कि जीवन में अगर आपके साथ कोई दुर्घटना भी हो जाती है तो भी आपको रुकना नहीं चाहिए, सामने आने वाली चुनौतियों को टक्कर देनी चाहिए। ऐसे ही एग्जाम्पल हम बहुत सारे जो हमारे एथलीट हैं उनके साथ में देख पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर सुमित अंतिल को हम देख पाएंगे जो कि एक ऐसा हरियाणा के अंदर जन्म लेने वाला खिलाड़ी था जो चाहता था कि वो रेसलिंग करे, लेकिन दुर्घटना एक ऐसी हुई कि उनकी जो एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के बाद में उनका जो एक पैर था उसको काटना पड़ गया। अब उन्होंने प्रोस्थेटिक लेग का इस्तेमाल किया और जेवलिंग थ्रो करना शुरू कर दिया और इंडिया के लिए कई मेडल वो लेकर आए। कॉमनवेल्थ में उनका जो है मेडल है, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। आज तक जितने पैरा ओलंपिक जो गए हैं लोग, उनमें से अभी तक किसी ने भी 73 मीटर का यहाँ पर जो जेवलिंग थ्रो है वो नहीं किया है एंड हेंस इट मेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड जब उन्होंने इसको फेंका था पिछले ओलंपिक के अंदर में। सो ये सब हम कर रहे हैं। फिलहाल हमारी 84 मेंबर्स ऐसे हैं जिनको हम पैरा ओलंपिक्स के लिए भेज रहे हैं। अभी ये जो गेम्स है, अगेन ये जो गेम्स होंगे ये पेरिस में ही हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट हैं जो खुद 2 बार मेडल लेकर आ चुके हैं वो हैं देवेंद्र झांझरिया और वही अभी प्रेसिडेंट भी हैं पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के, और वो कह रहे हैं कि इस जो पैरा ओलंपिक होने वाला है हम उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम हमारे 25 मेडल यहाँ पर आ जाएं। तो देखेंगे कि समय के साथ साथ में क्या आगे हमें देखने को मिलेगा, कितने मेडल हम लेकर आएंगे, कितनी खुशियाँ हमें मिलेंगी। अभी के लिए आगे बढ़ते, यही आप लोगों को जानना ज़रूरी था।
जीएस पेपर 1 एंड 2 के अंदर हम इसकी महत्वता जो है उसको आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सोशल जस्टिस के अंदर भी हम इसमें लिख सकते हैं। ऐसे में आप लोग यहाँ से उदाहरण जो है वो ले सकते हो। इथिक्स में यहाँ से उदाहरण जो है वो लिए जा सकते हैं। हैंस ये एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। नाउ अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा इंट्रो भी दे देती हूँ। जो भी नए सब्सक्राइबर अभी आ रहे हैं या जो न्यू लोग हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देखिए ये जो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर का एनालिसिस होने वाला है ना, ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, खासकर 6 पार्ट्स में। शुरुआत हम एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल से करते हैं जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिया जा चुका है। फिर उसके बाद अब हम एक प्रीलिम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम मेन से रेलिवेंट जितनी भी खबरें आई हुई, जितनी भी न्यूज़ आई हैं, उन सभी को पढ़ेंगे एंड देन वी कवर ऑल द न्यूज़ विच आर रेलिवेंट फॉर द प्रीलिम्स। फिर हम मैपिंग, क्योंकि प्रीलिम्स में पूछी जाती है, तो मैपिंग से रिलेटेड भी आर्टिकल और जो न्यूज़ में आया होगा उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और वोकैबुलरी ऑफ द डे के साथ में इस वीडियो का अंत करेंगे। शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में। तो सबसे पहले कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था यहाँ पर कि कैसे इंडिया जो है मंगोलिया तक नहीं पहुँच पा रहा है। इंडिया मंगोलिया तक नहीं पहुँच पा रहा है, रीज़न बिहाइंड दैट क्योंकि चाइना बीच में आ जाता है। तो हमने देखा था कि कैसे हमारे पास जो मैरीटाइम रूट है वो तो है, लेकिन उसके लिए हमें रशिया से जाना पड़ेगा। और वो करते हुए मैंने आप लोगों को बहुत सारे सी जो थे वो पढ़ाए थे। अब आपकी नॉलेज का टेस्ट है। अब आपको बताना है कि नॉर्थ से साउथ तक ये जो यहाँ पर 4 सी मैंने बताए हैं, ये कौन सा सबसे नॉर्थ में होता है, उसके बाद में साउथ में कौन सा आता है, ये आपको आंसर में देना है। कोड्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि पहला है सी ऑफ जापान, दूसरा है सी ऑफ ओकोहस्त, तीसरा है येलो सी एंड फोर्थ इज ईस्ट चाइना सी। तो जल्दी से आप लोग जो है वो मुझे आंसर बता दीजिए। चाहे तो आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा पढ़कर, या फिर आपके पास में कोई भी नोटबुक डायरी वगैरह हो तो वहाँ पर आंसर अभी आप ऑप्शन लिख दीजिए, क्योंकि आंसर आपको अभी इसका मिलने वाला है। हम देख पाएंगे यहाँ पर मैप के साथ में, देखिए सबसे ऊपर जो है सबसे नॉर्थ में हमें दिखाई दे रहा है सी ऑफ ऑस्टकस। उसके नीचे जब हम आते हैं तो हमें सी ऑफ जापान दिखाई देता है। उसके जब हम नीचे साउथ में आते हैं तो येलो सी को देख पाते हैं एंड लास्ट में हम ईस्ट चाइना सी को देख पाते हैं, क्योंकि ऐसे ही सवाल प्रीलिम्स में पूछे गए हैं पहले भी। इसी वजह से ये आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था। अब आपको मैं कुछ भी पढ़ाऊँ मैपिंग में तो आपको याद रखना है कि ईस्ट से वेस्ट में क्या हो रहा है, नॉर्थ से साउथ में कैसे जा रहे हैं। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। नाउ अगर हम कुछ और बातें यहाँ पर देखते हुए चलें तो देख पाएंगे कि सी ऑफ जापान जो है, जिसको ईस्ट सी भी बोला जाता है, और ईस्ट चाइना सी, इसको यहाँ पर डिवाइड करती है कोरिया स्ट्रेट। अब कोरिया स्ट्रेट क्यों करिए, क्योंकि ऊपर हम नॉर्थ कोरिया को देख पाएंगे, नीचे हम साउथ कोरिया को देख पाते हैं। ये क्योंकि कोरिया का आइलैंड, और यहाँ पर हम देख पाएंगे जापान को, जापान जो कि 4 आइलैंड्स का समूह यहाँ पर बना हुआ है। तो ये क्या करते हैं, इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ऊपर क्योंकि रशिया की बाउंड्री आ जाती है तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये हमें सी ऑफ जापान के नाम से जानने को मिलता है। इसके ऊपर यहाँ पर हम ततर स्ट्रेट को देख पाएंगे, और सी ऑफ ऑस्टको को जो कि यहाँ पर अलग करती है सी ऑफ जापान से, वो है अनीवा बे। जैसे हमारी बे ऑफ बंगाल है वैसे ही यहाँ पर खाड़ी है अनीवा की। उसके यहाँ पर हम कुर्सिल आइलैंड को भी देख पाते हैं। ऑल्दो ये जो कुरिल आइलैंड है, इनके ऊपर हमेशा रशिया की और जापान की दोनों की ही यहाँ पर लड़ाई होती रहती है, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है कि आइलैंड या तो जापान की है या रशिया की है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमें इनका देखने को मिलता है। आई होप अब आप लोगों को ये अच्छे से याद रहेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम पर चैनल है जहां पर मैं आप लोगों के साथ में स्टैटिक के जो नोट्स होते हैं उसको प्रीलिम्स के लिए यहां पर शेयर करती हूं। अब ये जो नोट्स है ये आप एग्जांपल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स है। मोस्टली जो नोट्स होंगे आपको हैंड रिटन ही मिलेंगे, और ये आपको प्रीलिम्स 2025 के लिए जो है वो मिल रहे हैं। अब ये जो नोट्स होने वाले हैं ये 4 से 5 सोर्सेज में से बनाए जाते हैं। इसमें एनसीईआरटी से लेकर स्टैंडर्ड बुक्स को सभी को जो है सम्मिलित किया जाता है। सो ये आपको मिल सकते हैं, और इनके लिए आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं। आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर इस ऑफिशियल हैंडल से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीकली बेसिस पे जो नोट्स हैं वहाँ पर शेयर होते हैं, तो तब तक आप लोग भी आराम से जब जो नोट्स आपको मिल रहे हैं उनको या तो कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी डायरी के अंदर में, अपनी नोटबुक के अंदर में, क्योंकि लास्ट में वही पढ़ने में आपका काम आएगा। तो ये सब आप कर सकते हैं।
चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, जो कि है यूपीएससी मेंस के रेलिवेंट सारे के सारे आर्टिकल। सबसे पहला आर्टिकल बात कर रहा है कविता बिल पीएमएलए एक्सेप्शन फॉर वुमन अनक्लियर लिंक टू क्राइम। देखिए हम देख पाते हैं कि यहाँ पर ये जो केस है ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। केस हमने मोस्टली पढ़ा था लाइमलाइट में अरविंद केजरीवाल जी के साथ में, जो कि सीएम है दिल्ली के। लेकिन उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कविता जो है, जो कि एक टॉप पॉलिटिकल लीडर है, उनको भी यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया था ईडी के द्वारा, और कहा गया था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्साइज पॉलिसी से लेकर यहाँ पर कुछ स्कैम कर रहे हैं। 500 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पर स्कैम हुआ है। अब लगातार ये कई महीनों से जो हैं वो जेल में रखी जा चुकी हैं, और क्योंकि इनको पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया गया था, तो इनके लिए बेल लेना भी बहुत मुश्किल हो गया था। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रिंजेंट कानून है पीएमएलए। और जब हम यूपा जैसे कानूनों की बात करते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इनको हम देख पाते हैं कि ये ऐसे एक्ट है जिनके अंदर में यहाँ पर जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत होता है उसको थोड़ा सा बदल दिया जाता है। यहाँ पर जो अक्यूज्ड है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, उनके सर पे ये भार होता है कि वो प्रूव करे कि उन्होंने कुछ भी गलती नहीं की है। यूजुअली क्या होता है, जब कोई इल्ज़ाम लगाता है किसी के ऊपर, तो जिसने इल्ज़ाम लगाया है उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो उस इल्ज़ाम को प्रूव करे, बट यहाँ पर उल्टा होता है। दूसरा यहाँ पर हम देख पाएंगे कि जब बेल की बात आती है तो काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ता है और ईज़िली इनको बेल नहीं मिल पाती है। अब ऐसा ही कुछ हुआ है। वनरेबल वुमन की एक कैटेगरी है, सबसे पहले ये हम देखेंगे, जो कि नॉर्मल किसी भी कानून में आती है। वनरेबल वुमन, जिसमें कोई वुमन है जिसमें वो बीमार भी हो सकती है, कोई बच्चा हो सकता है जो कि माइनर हो सकता है, तो इन सभी को यूजुअली जो बेल है वो जल्दी से दे दी जाती है। लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोलते हुए इनको बेल नहीं दी कि क्योंकि एक एजुकेटेड वुमन है, दैट इज़ वाई शी डज नॉट कम इनटू द कैटेगरी ऑफ वनरेबल वुमन। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो भी वुमन एजुकेटेड होगी उसको आप बेल नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो ये एक गलत संज्ञा थी। दूसरा, क्योंकि इनके खिलाफ में अभी तक एविडेंस उतने मिल ही नहीं पाए हैं जितने होने चाहिए थे, तो बार बार ईडी से और सीबीआई से दोनों ने अलग अलग यहाँ पर केस चलाया था। उन दोनों केसेस में हम देखते हैं कि इनको बेल जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है। चलिए समझते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक्चुअली में है क्या। यूपीएससी के लिए हमें यही समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम देखते हैं कि ये जो एक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उसके अंदर हम इसको देख पाते हैं। पीएमए एक्ट जो है वो 2002 में यहाँ पर इनेक्ट किया जाता है, लागू किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि इंडिया जो है वो अपनी ग्लोबल कमिटमेंट को यहाँ पर फुलफिल करना चाहता था। वियना कन्वेंशन के अंदर जो हमने ग्लोबल कमिटमेंट की थी कि हम मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों से यहाँ पर कॉम्बैट करेंगे, लड़ाई करेंगे, लड़ेंगे, उसके लिए इसको बनाया जाता है। इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स भी हैं, यानी कि इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या क्या है चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट बनाई गई है। इसमें पनिशमेंट है यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, सिद्धांत है। इसके अंदर एजुकेटिंग अथॉरिटी बनी हुई है। बर्डन ऑफ प्रूफ, अगेन वही सिद्धांत आ जाता है कि अब आपको, मान लीजिए मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है तो मुझे ये बात साबित करनी होगी कि मैंने ऐसा नहीं किया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी यहाँ पर इसके ऊपर रखा गया है। इनके लिए एक स्पेशल कोर्ट्स भी यहाँ पर बनाए गए हैं कि जब भी कोई पीएमएलए के अंडर जाएगा तो पहले उनको स्पेशल कोर्ट में जाना पड़ेगा, देन वो अपील कर सकते हैं अपर कोर्ट के अंदर में। पीएमएलए क्या करती है, अथॉरिटीज़ को परमिशन देती है कि कोई भी इंसान जो भी इस पीएमएलए एक्ट के अंतर में आ जाता है और सिद्ध हो जाता है तो उनकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, जो उन्होंने इलीगली गेन्ड प्रोसीड से खरीदी होगी, यानी कि उनको जब्त किया जा सकता है प्रॉपर्टी को और बेचा भी जा सकता है बाय द यूज ऑफ अथॉरिटी पावर। इसी एक्ट के तहत ये दिया गया है। इसी के अंदर एक एजुकेटिंग अथॉरिटी बनानी होती है और एक अपीलिएट ट्रिब्यूनल भी बनाना होता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो भी मैटर है उनसे लड़ते हैं। इसके अलावा इसमें रिपोर्टेड एंटिटी का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसमें बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरीज, ये सब आती हैं कि अगर इनको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो ये रिपोर्ट कर सकते हैं।
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी जो होते हैं वो यहाँ पर इसके सबसे बड़े ऑफिसर हम देख पाएंगे कि उन्हीं का ये काम है कि वो इसके ऊपर पूरी की पूरी जो भी आगे कार्रवाई है वो करेंगे। हेडक्वार्टर हम देखते हैं 1956 से ही हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर हम देख पाते हैं। हेडक्वार्टर क्योंकि एक्ट ही बना है 2002 में, लेकिन ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 1956 से ही बन चुका है, तो इसी वजह से हम उसके साथ में इसको जोड़ते हैं। नाउ ये क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अब मैंडेट किया गया है कि वो पीएमएलए को भी इन्फोर्स करने का पूरा जिम्मा उठाए। एपीलिएट ट्रिब्यूनल के बारे में देखें तो देखिए यहाँ पर कंपोजिशन। अब ट्रिब्यूनल क्या होता है? ताकि जुडिशरी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना बने, इसी वजह से स्पेशल कोर्ट्स को, ट्रिब्यूनल्स वगैरह को इनको बनाया जाता है। तो ट्रिब्यूनल भी जो है वो आप एक तरीके का स्पेशल यानी कि एक ही तरीके के केसेस वो सिर्फ देखेंगे, वो कोर्ट आप उसको मान सकते हो। इस ट्रिब्यूनल के अंदर में हम चेयरपर्सन और 2 अदर मेंबर्स को देख पाते हैं। क्वालिफिकेशन के लिए जो चेयरपर्सन है उनको जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, या फिर उनको हाई कोर्ट के जज के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। जो मेंबर इसके हैं वो इंडियन लीगल सर्विस, रेवेन्यू सर्विस या इकोनॉमिक सर्विस से होने चाहिए। टेन्योर जो होता है वो 5 साल का होता है, या फिर 65 ईयर एज जो भी इसमें पहले हो जाती है वही यहाँ पर टेन्योर देखा जाता है। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये अपील्स को यहाँ पर सुनते हैं। जब पीएमएलए एक्ट के किसी के ऊपर भी लगता है और वो अपील लगाते हैं तो उन अपील को पहले इनके द्वारा अपीलिएट ट्रिब्यूनल्स के द्वारा सुना जाता है। देन इनकी कार्रवाई से भी अगर जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा वो संतुष्ट नहीं है तो फिर वो हाई कोर्ट एंड देन उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर यहाँ पर किया गया है। अब हम समझेंगे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। कॉन्टेक्स्ट में हम देख पाएंगे सबसे पहले ईडी है क्या। हम देखेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम ही है ऑफेंसेस को जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है या फिर फॉरेन एक्सचेंज लॉ से रिलेटेड है, जब उनका वायलेशन किया जाता है तो उसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन करना। ये जो है एक एजेंसी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आती है, और ये एक नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी है यानी कि बुक ऑफ स्टैट्यूट के अंदर इसको नहीं रखा गया है। यहीं से हमें समझ में आ जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है। आप लोगों को याद रखना है कि कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, कौन सी बॉडी एजेंसी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती है। फॉर एग्जांपल हमने कुछ दिन पहले यूपीएससी पढ़ा था, तो यूपीएससी इटसेल्फ इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है। अब जेनेसिस की बात करें तो ये 1956 में ही फॉर्म हुई थी एज ए इन्फोर्समेंट यूनिट। इसका फिर नाम बदला गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 1957 के अंदर में, और इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के पास में दे दिया गया था 1960 में। स्ट्रक्चर में देखें तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है जो कि डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट के द्वारा यहाँ पर हेड किया जाता है। इसके 5 रीजनल ऑफिसेज भी हैं जो मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता एंड दिल्ली इन सभी में देखने को मिलते हैं। इसके 10 जोनल ऑफिस भी हैं जिसमें एक डेप्यूटी डायरेक्टर होता है, और 11 सब जोनल ऑफिसेज हैं जिसको असिस्टेंट डायरेक्टर के द्वारा हेड किया जाता है। टेन्योर जो होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का वो 2 साल का होता है, ऑल्दो इसको बढ़ाया भी जा सकता है 2 साल से लेकर 5 साल के लिए अगर गवर्नमेंट चाहे तो। स्टैट्यूटरी इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं देखिए। सबसे पहले तो इसमें 3 कानून हैं जिनके ऊपर इनको काम करना होता है। पहला जो होता है वो होता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट 1974 में इसको बनाया गया था। कॉफ़ी पॉसा भी इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म के अंदर में, और इसका काम होता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन करना है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत पे, जो कि 1999 फीमा के अंदर बनाया गया था कि ऐसा कुछ ना हो, पहले ही लोगों को आप गिरफ्तार कर सकते हो प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा जो एक्ट इसमें आता है वो आता है मनी लॉन्ड्रिंग 2002 में जो बना था। तीसरा एक्ट हम देख पाएंगे फुगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट जो कि 2018 में बना है। फुगिटिव क्या होता है? भगोड़ा। हमने देखा बहुत सारे लोग जो हैं वो स्कैम करते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं इंडिया छोड़ के, तो उनको पकड़ने के लिए हमने ये एक्ट जो है 2018 में बनाया और इसको भी रखा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नीचे। पीएमएलए एक्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके फंक्शंस की बात करें तो इसमें सर्च एंड सीजर अंडर सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17 जो है पीएमएलए एक्ट का, उसके तहत किया गया है कि आप सर्च कर सकते हो, चीज़ों को जब्त कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर सेक्शन 19 के अंतर्गत में अगर ईडी चाहे और उनको कुछ प्रूफ मिल जाए तो वो इंसान को गिरफ्तार भी कर सकता है जिसके खिलाफ में इन्वेस्टिगेशन चल रही है।
जुरिस्डिक्शन की बात करें कि कितना ज़्यादा जो इनके पास पावर है, वो अगर हम देखें तो फीमा एंड पीएमएलए एक्ट जो है वो पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर अप्लाई होता है, और ईडी चाहे तो किसी भी पर्सन के लिए पूरे इंडिया में अगर उनको लगता है कि ऐसा कुछ उन्होंने किया है तो एक्शन ले सकता है। फीमा केसेस जो होते हैं वो सभी के सभी सिविल कोर्ट में देखने को मिलते हैं। फीमा क्या है हम देख पाएंगे, यहाँ पर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के बारे में, जबकि पीएमएलए एक्ट के लिए हमने क्रिमिनल कोड्स को देखा है। और ईडी अपने आप में कोई भी कंप्लेंट जो है अनदर एजेंसी या पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर नहीं दे सकता, वो अलग काम है और वो अलग जो एजेंसी होंगी वो करेंगी, जैसे कि सीबीआई भी यहाँ पर अपने आप ही आई थी। अब हम देखते हैं सीबीआई को भी। सीबीआई जो है हम देखते हैं सीबीआई होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसका लोगो, जिसका मोटो, यहाँ पर लोगो आप ये देख पाएंगे, और मोटो होता है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। अब सीबीआई जो है वो यहाँ पर ऑटोनॉमी है, और 1997 में ही इंडिया में समझ में हमें आ गया था, एक लैंडमार्क जजमेंट होता था विनीत नारायण एंड यूनियन ऑफ इंडिया में, जहाँ पर समझ में आया कि ऑटोनॉमी, सीबीआई के अंदर पावर थोड़ी ज़्यादा हो सके और वो सेंट्रल एजेंसी की तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट का हथियार ना बने, तो उसके लिए बहुत सारे स्टेप भी उठाए गए थे। फिलहाल हम देखेंगे कि एक ये प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी है इंडिया की, सबसे प्रीमियर, जिसको हम बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेसी रेट है वो भी इसका, और सबसे ज़्यादा लीडिंग जो है वो भी यहाँ पर सीबीआई ही है। इसके जो फंक्शंस होते हैं वो पर्सनल ऑफ मिनिस्ट्री, पर्सनल, पेंसिल एंड पब्लिक ग्रीवेंस के अंदर में यहाँ पर आते हैं। तो DOPT का जो डिपार्टमेंट है वो हम इसमें देख पाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ये कोऑर्डिनेट करती है इंडिया के बिहाफ पे इंटरपोल मेंबर्स कंट्रीज के साथ में। इंटरपोल मेंबर कंट्रीज क्या होती है, इंटरनेशनल पुलिस जो होता है उसका शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है इंटरपोल, तो वहीं पर उनके साथ में भी जो कोऑर्डिनेशन करना होता है वो किया जाता है सीबीआई के द्वारा। इन्वेस्टिगेशन ये यहाँ पर मोस्टली करती है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के ऊपर में, और यहाँ पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसके साथ में सुप्रीडेंडेंस की तरीके से भी ये क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। तो बेसिकली जैसे ईडी के अंदर में पीएमएलए एक्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, वैसे ही सीबीआई के अंडर में मोस्टली आता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो इसी वजह से अब जो दूसरे केसेस लगे थे कि क्योंकि वो लोग, चाहे हम मनीष सिसोदिया की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें या कविता की बात करें, ये सभी के सभी पब्लिक ऑफिसर्स यहाँ पर माने जाते हैं अगर हम सुप्रीम कोर्ट की नज़र से इसको देखें। तो इसी वजह से करप्शन के अंदर भी ये आ जाते हैं, अगर ये पोस्ट पे होते हुए अपनी पॉलिटिकल पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वजह से सीबीआई ने भी इनके ऊपर जो केस है वो अलग से किया था। अब इनका जो कन्विक्शन रेट होता है वो काफ़ी हाई है, यानी कि ये जिसके प्रति भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो दोषी अक्सर पाए ही जाते हैं, जिसमें 65 से 70% तक का हम कन्वेंशन रेट इनका देख पाएंगे। अब कुछ चैलेंजेस भी हैं ऑटोनॉमी को लेकर, इनकी पावर्स को लेकर, जैसे कि होम मिनिस्ट्री के ऊपर स्टाफिंग के लिए इनको डिपेंड रहना पड़ता है। जो भी सीबीआई में एज अ स्टाफ की तरह इंक्लूड होगा उसको कौन करेगा, होम मिनिस्ट्री करेगी। इनको लॉ मिनिस्ट्री के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है लॉयर्स के लिए, और ये स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि इनकी जो अथॉरिटी होती है स्टेट में किसी केस को इन्वेस्ट करने के लिए उसकी पहले परमिशन स्टेट गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है। नाउ इंस्टीट्यूशनल चेंज कुछ सजेस्ट किए गए हैं। अब ये सब मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बातें मेंस के लिए ही पढ़ा रही हूँ। जीएस पेपर 2 में क्या क्या चेंज किए गए हैं हम देखते हैं कि फॉर्मर यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रहे हैं एनवी रमन्ना, उन्होंने सीबीआई के लिए यहाँ पर एक अम्ब्रेला इन्वेस्टिगेशन बॉडी बनाने की बात की है कि सीबीआई को, अम्ब्रेला क्या होता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, राइट। तो अम्ब्रेला कभी भी आप सुनेंगे टर्म, उसका मतलब होता है हमेशा उसके नीचे कई सारी एजेंसीज और हैं, तो इनको मिलाने की यहाँ पर बात की गई है। नाउ ये कहते हैं कि इनका जो हेड होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सीबीआई को एक इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल अथॉरिटी हमेशा रहना चाहिए। स्टैट्यूटरी बैकिंग होनी चाहिए, बॉडी को यहाँ पर एक स्टैट्यूट के अंदर बना दिया जाए और इनकी क्लियरली इनकी पावर्स क्या है उनको डिफाइन कर दें, ताकि इनका जुरिस्डिक्शन वगैरह सब कुछ क्लियरली डिफाइन हो। डायरेक्शंस की बात करें तो कभी भी एक इंसिडेंट जब रिपोर्ट हो तो ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना चाहिए कि वो अपने स्पेशलाइज्ड विंग को यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जाना चाहेंगे या नहीं लेकर जाना चाहेंगे, तो ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर फोर्स ना आए। सेपरेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड इन्वेस्टिगेशन विंग्स, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि एक सेपरेट कर दो
प्रोसिक्यूशन का विंग जो है उसको अलग बना दो और इन्वेस्टिगेशन के विंग को अलग कर दो। तो ये भी यहाँ पर टोटल इंडिपेंडेंस जो है वो लेकर आएगी और जिसकी वजह से ज़्यादा जो इसकी गुणवत्ता है वो बढ़ पाएगी। एनुअल ऑडिट होने चाहिए, रिप्लिकेशन बाय द स्टेट्स भी यहाँ पर होने चाहिए। ये कुछ चेंजेस है जो सजेस्ट किए जा चुकी हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगेन जीएस पेपर 2 में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है मेंस के अंदर। अब ये आर्टिकल वैसे जियो पॉलिटिक्स के लिए है, क्योंकि लगातार एक अफवाह जो है वो फैल रही है कि कैसे इंडिया में टेलीग्राम बैन हो गया है। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हम देखेंगे कि क्राइम एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच से लेकर यहाँ पर टेलीग्राम के जो सीईओ हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुर्वो को फाउंडर भी हैं, सीईओ भी हैं टेलीग्राम के, उनको यहाँ पर अलग अलग वाइड रेंज ऑफ क्राइम की वजह से, जो कि मॉडरेटर के तरीके से एज अ मैसेज ऐप होने की वजह से इनके ऐप के ऊपर बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो उसका फ़ायदा उठाते हैं उसके प्राइवेसी की वजह से, क्योंकि टेलीग्राम जो है वो यूज़र्स की प्राइवेसी को बहुत महत्वता देता है एंड गवर्नमेंट के साथ में उन्होंने उसको शेयर नहीं किया। इसी वजह से यूज़र्स को, क्योंकि पता है कि उनको पकड़ा नहीं जा सकता है इजीली, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने उसके ऊपर ड्रग्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये सारे काम करने शुरू कर दिए। फ्रांस की जो पुलिस है और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने एक्स के ऊपर पोस्ट करते हुए बताया कि 24 अगस्त को इनको गिरफ्तार किया गया और ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है। लेकिन टेलीग्राम की तरफ से भी इसके ऊपर जो स्टेटमेंट है वो आई है। टेलीग्राम भी कहता है कि किसी को, मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म है, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इनके ऊपर कोई एक इंडिविजुअल है जो कि कोई क्राइम कर रहा है, इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसके लिए उसके ओनर को पकड़ना क्या क्या मतलब हुआ, मतलब ये तो कोई बात समझ में आ ही नहीं रही है। हैंस ये कहते हैं कि कैसे फ्रांस जो कि यहाँ पर फ्रीडम और इक्वालिटी की बात कर रहा है, वहीं पर ये सारी घटनाएं हो रही हैं। ये तो बहुत ही गलत और जो दुख की बात है यहाँ पर, ऐसा टेलीग्राम की तरफ से ऑफिशियली बोला जा रहा है। इंडिया में हम थोड़ा सा इसको रिलेट करेंगे कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर हमारे पास में क्या क्या आर्टिकल है। हम देखेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक फंडामेंटल राइट है इंडिया के अंदर, जिसमें 6 अधिकार सिटीजन्स को दिए गए हैं। इसमें सिटीजन के पास में, किसी भी नागरिक के पास में यहाँ पर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, यानी कि वो बोल भी सकते हैं, जो उनको ठीक लगता है एक्सप्रेस कर सकते हैं। उनके पास में राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया, ये राइट होता है। वो कहीं पर भी रह सकते हैं, किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में सेटल हो सकते हैं, रिजाइड कर सकते हैं। राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, अगर हथियारों के बिना पीसफुली असेंबल हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो भी उनके पास अधिकार है। राइट टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन और ट्रेड और बिजनेस एंड राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कॉर्पोरेशंस। तो ये सब जो है वो आर्टिकल 19 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर हर एक नागरिक को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में। साइंस के अंदर हम बेसिकली इसको देख पाएंगे। क्या आर्टिकल है, कह रहे हैं कि अपग्रेडिंग वेदर फॉर फोरकास्टिंग। यहाँ पर बात हो रही है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, जो कि यहाँ पर पास्ट डिकेड से काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बदलाव लेकर आया है, लेकिन स्टिल अभी भी क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो आपको मौसम संबंधी सभी की सभी जो जानकारी है वो समय से पहले प्रोवाइड करवाएं, और इसी वजह से हम इसको भारतीय मौसम विभाग के नाम से भी जानते हैं, अगर हिंदी में मैं आपको इसको ट्रांसलेट करके बताऊं तो। नाउ ये जो हमारा मौसम विभाग है, इसका काम होता है मेनली यहाँ पर रेन वगैरह को बताना। पहले अगर हम 10 साल पहले जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि IMD इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता था। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, उसके पीछे मोस्टली टेक्नोलॉजिकल कारण थे, इंस्ट्रूमेंट था, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की कमी होती थी। जैसे कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो थे वो 2014 के अंदर केवल 675 थे, 2024 में ये 1208 हो चुके हैं। वेदर सैटेलाइट जो कभी 1 होती थी वो अब 3 हो चुकी हैं। सुपर कंप्यूटर जो 1 भी नहीं था IMD के पास, वो अब 2 हो चुके हैं। तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट के बढ़ने के साथ साथ हमारी जो एक्यूरेसी है IMD की वो भी लगातार बढ़ी है।
लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है और ये बढ़ी भी कैसे है और लोगों को इतना ज़्यादा फ़ायदा हो क्यों रहा है? क्योंकि आईएमडी बहुत ही अच्छे से साइक्लोन की जो प्रोडक्शन है वो 24 घंटे पहले ही करके दिखा देती है। जब साइक्लोन या बवंडर जैसी चीज़ों की यहाँ पर प्रोडक्शन हो जाती है ना, तब लोगों का जान का जो नुकसान है वो बहुत कम हो पाता है, क्योंकि वो उस एरिया को छोड़ देते हैं। इसी वजह से लोगों का विश्वास भी बढ़ा और इसी वजह से यहाँ पर जो पैसे हैं इन्वेस्टमेंट आईएमडी में वो भी ज़्यादा किया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है जब हम बात करते हैं लोकल लेवल के ऊपर। लोकल लेवल पर हम देख पाते हैं कि आईएमडी जो होता है वो जब रेन की भी प्रिडिक्शन करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, तो करते हैं लगभग 12 किलोमीटर मल्टीप्लाई 12 किलोमीटर के अंदर। अब ये एक ऐसा एरिया होता है जिसमें मोस्टली कोई एक छोटा जो शहर है वो आराम से पूरा ही आ जाएगा। जब ये पूरा सिटी आ जाती है तो आईएमडी के लिए ये बताना कि कौन से क्षेत्र के अंदर पर्टिकुलरली एरिया में कहाँ पर रेन अब होने वाली है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। दूसरा यहाँ पर प्रॉब्लम हम देख पाएंगे, पहली तो यही है कि लोकल लेवल पर जो प्रोडिक्शन है वो नहीं हो पा रही है। दूसरी ये है कि क्योंकि क्लाइमेट लगातार चेंज हो रहा है और पहले कुछ ऐसी घटनाएं थी जो 50-50 100-100 सालों में एक बार होती थी, वो अब काफ़ी मात्रा में रेगुलरली होने लगी है। और ये भी आईएमडी के जो एल्गोरिथम है, सॉफ्टवेयर वगैरह है, उनके द्वारा प्रोडक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज से लेकर भी हम लोग जो है थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। अगेन यही काम हमें देखना चाहिए कि कैसे जो लोकल लेवल पे जब आईएमडी काम करिए तो उनको 3 किलोमीटर ग्रिड के ऊपर एक्सपेरिमेंट अभी चल रहा है, तो शायद ये और अच्छा हो। और फिर हाइपर लोकल लेवल के ऊपर भी हम आ जाएंगे 1 किलोमीटर मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर एरिया के बीच में, तो ये और हेल्पफुल होगा जब हम रेन की, डिजास्टर्स की, इन सारी चीज़ों की बातें करते हैं। और इसके अलावा फोकसेक्स जो होता है, जो कि होता है आईएमडी के द्वारा, यहाँ पर मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट के ऊपर ध्यान दिया गया था। अब हमें और ज़्यादा हमारी जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, एल्गोरिदम है, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि तकनीक और ज़्यादा बढ़े और जो आईएमडी अपने इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहा है वो और ज़्यादा बढ़ते हुए हमें दिखाई दे। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं, जो कि बात कर रहा है कि क्यों 156 जो ड्रग्स हैं यानी कि दवाइयां हैं उनके कॉम्बिनेशन ड्रग्स को यहाँ पर बैन कर दिया गया है इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 126 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स यानी कि दवाइयों को बैन कर दिया, जिसमें से कुछ पॉपुलर दवाइयाँ हैं जैसे कि चेस्टोन, कोल्ड एंड फॉरेस्ट, जो कि कोल्ड एंड फीवर के लिए इस्तेमाल होती है। चलिए मैं आपको साधारण शब्दों में इस आर्टिकल को समझाती हूँ। देखिए ये आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें जीएस पेपर 3 के अंदर हेल्थ को भी पढ़ना होता है। जब हेल्थ पढ़ते हैं तो हेल्थ में हमें दवाइयों की वजह से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कोई भी बीमार होता है तो वो थेरेप्यूटिक लेने के लिए मेडिसिन पे, ड्रग्स के ऊपर डिपेंड हो जाता है, तो वो कौन इंसान कैसे ले रहा है और उनको बैन क्यों किया जा रहा है ये समझना तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ही इसका। हम देख पाएंगे कि यहाँ पर बात हो रही है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स की। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब हुआ? देखिए फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करना जो कि यहाँ पर हमारे लिए एक से ज़्यादा दो जो उनके अंदर एलिमेंट होते हैं उनसे लेकर बनी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें यहाँ पर मान लीजिए फीवर के लिए इसी दवाई के अंदर पैरासीटामोल का इस्तेमाल किया गया है, कोल्ड के लिए यहाँ पर दूसरी दवाई का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर हम देखेंगे एलर्जी के लिए भी किसी और दवाई का इस्तेमाल किया गया है, और इन तीनों को मिलाकर एक पिल, एक कैप्सूल यहाँ पर बना दिया गया है। अब मोस्टली जो ये दवाइयाँ होती है ना कॉम्बिनेशन ड्रग्स, ये बनाई जाती हैं टबैको के जो रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे कि यहाँ पर हम टीबी को देख पाते हैं या डायबिटीज़ को देख पाते हैं, जिसके अंदर जो डेली की ड्रग्स होती हैं उनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और वो मात्रा कम हो सके, कम हम देखेंगे कि ताकि एक इंसान को कम दवाई खानी पड़े रोज़मर्रा के जीवन में, इसी वजह से इनको बनाया जाता है। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है और क्योंकि इनके लिए कोई अलग से ट्रायल नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि फीवर के लिए जो दवाई का
इस्तेमाल किया है वो पहले ही अप्रूव्ड है। और यहाँ पर हम देख पाएंगे एलर्जी के लिए जिसका इस्तेमाल किया गया इसी में मिलाने के लिए वो भी अप्रूव्ड है। तो कोई भी इसको इस तरीके से बना पाता है और जिसकी वजह से इनकी संख्या जो है वो बूम कर रही है। लेकिन इनका नुकसान क्या है? नुकसान ये होता है कि मान लीजिए एक इंडिविजुअल है जिसको एलर्जी नहीं है, सिर्फ कोल्ड और फीवर है। अब उसको जब यही दवाई दे दी गई है मान लीजिए, तो उसको एलर्जी के लिए बार बार एक्स्ट्रा दवाई मिल रही है जिसकी उसको ज़रूरत नहीं थी। इससे लॉन्ग टर्म में ये हो सकता है कि यहाँ पर जैसे WHO का द्वारा भी ये बोला गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि इससे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट देखने को मिल जाएगा, माइक्रोबायोटिक जो रेसिस्टेंस है वो देखने को मिलेगा। जिसका मतलब ये होगा कि कल को अगर छोटा सा भी कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए भी या तो डोज बढ़ाकर देनी पड़ेगी या फिर जो दवाई है वो काम ही नहीं करेगी। और ये रेसिस्टेंट हमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन के अंदर दिखाई दे रहा है इंडिया में। हैंस गवर्नमेंट जो है वो अब ऐसी दवाइयों को बैन कर रही है जिनके कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है ही नहीं। इसमें से हम देख पाएंगे 156 को अभी बैन किया गया है और 2000 अगर मैं 11 से लेकर अभी तक आऊँ तो 499 जो कॉम्बिनेशन ड्रग्स हैं उनको ऑलरेडी बैन गवर्नमेंट के द्वारा किया जा चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे जो कि यहाँ पर लिखा गया है विनय कुमार सक्सेना के द्वारा। नाउ हम एडिटोरियल्स को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है जीएस पेपर 2 में, केस स्टडी की तरह हम इसको पढ़ेंगे। विनय कुमार सक्सेना जो है ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है और इसी वजह से ये कहते हैं कि कैसे दिल्ली जो है वो एक केस स्टडी हो सकती है मिस गवर्नेंस के अंदर में, और ये अच्छा बेटर डिजर्व करती है। ये शुरुआत करते हैं कि दिल्ली जो है वो सेकेंड मोस्ट पॉपुलर सिटी बन चुकी है वर्ल्ड में आफ्टर टोक्यो विच इज़ कैपिटल ऑफ जापान। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर लगभग 35 मिलियन लोग देखने को हमें मिलते हैं, यानी कि 3.5 करोड़ लोग जो हैं वो दिल्ली में फ़िलहाल रिसाइड कर रहे हैं। यूएन की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट की माने तो ये भी माना जा रहा है कि जल्दी ही लगभग 10 साल के अंदर हम देखेंगे कि कैसे दिल्ली जो है उसकी पॉपुलेशन 43 मिलियंस तक बढ़ जाएगी और ये टोक्यो को भी यहाँ पर सरपास कर देगी। टोक्यो भी इससे पीछे रह जाएगा और ये वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर सिटी जो है उसका खिताब पा लेगी। अब ये अच्छी बात तो नहीं है कि हम इसको इस तरीके से देखेंगे, क्योंकि अच्छा होता अगर इसके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इसके साथ में डेवलपमेंट भी साथ साथ हो रहा होता, लेकिन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो ध्यान दिया ही नहीं गया है। और ओवर क्राउडेड जो अभी भी ओवर क्राउडेड लग रहा है वो फ्यूचर में और ज़्यादा ओवर क्राउडेड जो होने वाला है उसके लिए दिल्ली तैयार नहीं है। एग्जाम्पल अब हम देख पाते हैं कैसे कि थोड़ी सी जब दिल्ली में बरसात आती है तो माल एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। यूपीएससी एस्पिरेंट जिनकी क्योंकि कुछ ऐसी लाइब्रेरी थी जिनको यहाँ पर बेसमेंट में बनाया गया था और वहाँ पर बारिश आई और उसकी वजह से वो पूरा एरिया पानी उसमें घुस गया और जिसकी वजह से 3 एस्पिरेंट की जान गई, वो हमें सच्चाई से प्रेरित करती है। फिर हम देखते हैं कि ऐसे एक महिला की जो है वो डेथ हो जाती है जब वो अपने बच्चे को ड्राउनिंग से बचाने की कोशिश कर रही थी रोड पे। फिर हम देखते हैं अगेन एक यूपीएससी एस्पिरेंट जिन्होंने अपना प्रीलिम्स जो है वो क्लियर कर लिया था, उनकी नंगी तारों की वजह से जो नीचे आ गई थी उनकी वजह से डेथ हो रही है। यानी कि लगातार हर साल मानसून में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बार बार हम इसके अलावा देख पाएंगे यहाँ पर कि कैसे वेस्ट मैनेजमेंट की बात आती है तो रोडों के ऊपर बहुत सारा एरिया 40% ऑफ दिल्ली जो है वो बहुत अच्छे एरिया में रह रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 60% ऑफ दिल्ली में यहाँ पर हमेशा वाटर की स्कैरिसिटी रहती है, पानी की तंगी रहती है, लोग पानी के लिए टैंकरों पे निर्धारित रहते हैं। दूसरा हम देखेंगे रोड पर जगह जगह पर आपको कूड़ा जो है वो बिखरा हुआ मिलता है, वेस्ट मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब इतना पैसा दिया गया, एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट जो है, जो इसमें जो टैक्स आता है वो काफ़ी आता है, उसके अंदर जब ऐसा माल एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है, मिस गवर्नेंस देखने को मिलती है कि आप ढंग से जो ट्रीटमेंट है वो नहीं करवा पा रहे हो, देन इट कैन यूज़ एज ए केस स्टडी। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करने की ऑब्वियसली ज़रूरत है। जब हम देखते हैं कि कैसे दिल्ली में पहाड़ों के बड़े बड़े यहाँ पर
जो कि कूड़े के ढेर हैं वो आप देख पाएंगे अराउंड में 3 दिल्ली के ऊपर पिछले डिकेड में 28,000 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए गए हैं वोटर के लेकर। लेकिन एक बार ये पैसे लगा तो दिए जाते हैं, लेकिन उनको मेंटेनेंस नहीं किया जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के द्वारा, MCD के द्वारा, एंड हेंस अगेन जो सिचुएशन है वो वैसे की वैसे सामने आ जाती है। यमुना रिवर की बात करें तो यमुना रिवर में हम देख पाएंगे कि किस प्रकार से एक नदी जो कि यहाँ पर हमेशा से पवित्र मानी गई है वो अब बस एक गंदा नाला के रूप में यहाँ पर रह चुकी है, क्योंकि यमुना में इतना ज़्यादा सीवियर जो है वो जाता है, इतना काली वो हो जाती है बिल्कुल दिल्ली तक, कोई भी उसको आकर यहाँ पर देख सकता है, जिसमें बहुत सारा पोल्यूशन जो है वो कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो इतना सब खर्च करने के बाद भी जो एडमिनिस्ट्रेशन एक कैपिटल होने के नाते यहाँ पर जो इल्ज़ाम है लगातार लगा दिए जाते हैं कि कैसे जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, जो कि तीसरे नंबर पर दिल्ली हमेशा अभी भी अपनी जो मेंटेनेंस है वो किए हुए है, एयर पोल्यूशन होता है तो इल्ज़ाम लगा दिया जाता है नेबर की स्टेट हरियाणा पंजाब के ऊपर कि वहाँ पर स्टबल बर्निंग हो रही है। अगर हम देखते हैं वाटर पोल्यूशन को तो अगेन इल्ज़ाम जो है वो आसपास की स्टेट में लगा दिया जाता है, और फिर बार बार ये जो लड़ाई रहती है लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड CM के बीच में, बिकॉज दिल्ली हैज़ ए स्पेशल स्टेटस बीइंग ए कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी हमें बार बार इस बात पे मजबूर करती है सोचने पे कि क्या यहाँ पर सच में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। सपने बहुत बड़े बड़े दिखाए जाते हैं, लेकिन असल में जब आप तल के ऊपर आएंगे, भूतल पे आकर चीज़ों को अपनी आंखों से देखेंगे तो यहाँ पर ये सच्चाई तो किसी से छुपी हुई बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा आवश्यकता है काम की। एनीवे, गवर्नेंस के अंदर एज ए केस स्टडी दिल्ली का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि GS पेपर 3 हमारे लिए इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाउ GS पेपर 3 में हम यहाँ पर बात करें फाइनेंशियल इंक्लूजन की, क्योंकि एक दिन पहले 28 अगस्त को हम देखते हैं कि 10 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था, PM जन धन योजना को इंट्रोड्यूस किया गया था। PM जन धन योजना जो है वो 2014 में इंट्रोड्यूस की गई थी। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए, जिसमें क्या क्या आता है, बेसिक यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट आएगा इसमें, इसके अलावा यहाँ पर क्रेडिट यानी कि कर्जा भी दिया जा सकता है, रेमिटेंस यहाँ पर इसके अंदर दिए जा सकते हैं। इसी में हम देखते हैं पेंशन जो है अफोर्डेबल मैनर के अंदर यहाँ पर दी जा सकती है। क्या क्या बेनिफिट थे PM जन धन योजना के अंतर्गत, हम देखते हैं कि इसमें जो भी यहाँ पर जिनके पास भी खासकर बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट होता है वो किसी भी बैंक के अंदर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस बैंक मित्रा आउटलेट जो भी है उसमें अपना यहाँ पर अकाउंट खोल सकते हैं। दूसरा, उनको अनबैंक्ड अडल्ट को यहाँ पर फोकस किया गया था, क्योंकि इंडिया में 2011 में अगर हम देखते हैं तो हमें समझ में आता था कि बहुत ही मात्रा में ऐसे लोग थे इंडिया के अंदर में जिनके पास में किसी भी बैंक में अकाउंट होता ही नहीं था। आज ये बहुत सक्सेसफुल लग रहा है, क्योंकि आज का अगर हम देखेंगे तो 53 करोड़ जो है वो PM जन धन अकाउंट्स खुल चुके हैं। इसमें जो पूरी इन्वेस्टमेंट है वो 2.31 लाख करोड़ से ज़्यादा की है, जो कि एक समय पे केवल 14.5 करोड़ के अकाउंट होते थे और 15,660 करोड़ की यहाँ पर उनमें डिपॉजिट होते थे मार्च 2015 में। तो ये 3 गुना से ज़्यादा जो है इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड में बढ़ा है। अब इसके फ़ायदे यही होते हैं कि जो भी इसमें अकाउंट खुलवाते हैं उनको रुपये के जो पे कार्ड होता है वो दिया जाता है, जिसमें 1 लाख से लेकर 2 लाख तक का फ्री एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस जो है वो लोगों को दिया गया है आफ्टर 28 तारीख को अगर हम देखें 2018 के बाद से। इसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जिसमें 10,000 रुपये तक जो है वो ओवरड्राफ्ट किए जा सकते हैं, यानी कि आपके बैंक में इतने पैसे नहीं हैं लेकिन स्टिल आप 10,000 रुपये ज़्यादा बैंक से निकाल सकते हो। अपर एज लिमिट पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पर 65 ईयर अगर एज है तो उससे कम तक के जो लोग हैं वो ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए भी एलिजिबिलिटी होती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री
सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनरी एजेंसी बैंक स्कीम, ये सब के सब इसी के अंदर आते हैं। और हम देख पाएंगे कि इसने बिल्कुल बहुत ही अच्छी मात्रा में यहाँ पर जो काम है फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो एक टारगेट था वो कर भी दिखाया है। हम देख पाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो अकाउंट खुले हैं वो खुले हैं यूपी में, देन महाराष्ट्र, हरियाणा ने भी काफ़ी इम्पैक्ट जो है वो इसमें देखा है। और हम देखेंगे यहाँ पर इन अकाउंट्स के बढ़ने की वजह से, क्योंकि लोगों ने अब अपनी जो सेविंग्स वगैरह वो इन अकाउंट्स में रखनी शुरू कर दी है, तो एक जो थेफ्ट होता था, चोरी वगैरह की घटनाएं होती थी, वो भी यहाँ पर यूजुअली डिक्रीज हुई है, कम हुई है। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला एक कंटिन्यूइंग इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है बिगनिंग से ही, एंड गुजरात एंड कर्नाटका ने भी एक फेवरेबल इम्पैक्ट इसमें देखा है। तो ये सब हम देख पाएंगे। की अचीवमेंट्स की बात करें तो जुलाई 2024 तक हमने देखा कि कैसे यहाँ पर लगभग 52.74 करोड़ जनधन अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं। इसमें जो होल्डर हैं 55% जो होल्डर है, अकाउंट होल्डर, वो वुमन है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात इसमें हो जाती है कि वुमन कहीं पर तो आगे निकल रही है। इवेंचुअली अगर हम देखें तो यहाँ पर लगभग 100% जो विलेजर्स हैं, विलेजेस हैं, उनको बैंकिंग आउटलेट के अंदर 5 किलोमीटर में कोई भी विलेज होगा उसके साथ में एक बैंकिंग आउटलेट कर दिया गया है। पीएम जन धन दर्शक ऐप के ऊपर वो देख भी सकते हैं और उनको कवर यहाँ पर किया जा रहा है। एवरेज जो डिपॉजिट है सभी लोगों का वो 2014 से 2015 में लगभग यहाँ पर 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। नंबर ऑफ जीरो बैलेंस अकाउंट डिक्रीज हुए हैं, हम देखेंगे 4.26 करोड़ से अभी 4.26 करोड़ अभी आ गए हैं, क्योंकि उनमें कम पैसे होते थे। अब यहाँ पर डिपॉजिट एवरेज 4000 रुपये जो है वो हम एवरेज देख पाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल फिर से हम देखेंगे जीएस पेपर 3 के लिए एंड जीएस पेपर 2 आईआर में भी हम इसको देख पाएंगे, और हम इसको साथ में यहाँ पर आरबीआई से रिलेटेड इकोनॉमी में भी देख पाते हैं जीएस पेपर 3 के अंदर। तो चलिए समझते हैं आर्टिकल क्या बात कर रहा है। आर्टिकल कह रहा है कि यहाँ पर आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस को साइन कर लिया है, और ये कैसे किया है चलिए समझते हैं। देखिए आरबीआई ने जो प्रोजेक्ट नेक्सस है, और प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है, एक मल्टीलैटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसका काम ही यहाँ पर है क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट को इंटरलिंक करना डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम से। अब इसमें कौन कौन आ रहा है फास्ट पेमेंट सिस्टम, जैसे कि हमारा यूपीआई होगा उसको जोड़ दिया जाएगा मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड के फास्ट पेमेंट सिस्टम के साथ में, और इसी को बोला जा रहा है नेक्सस। अब इसमें और भी कुछ कंट्रीज होंगी जिनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको जोड़ा जाएगा। क्या हो रहा है इसमें, देखिए की चैलेंज होता था क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का। सबसे पहले रेगुलेटरीज की प्रॉब्लम होती थी कि आपको लीगल फ्रेमवर्क, जुरिस्डिक्शन वगैरह उन सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप क्या कर सकते हो, मलेशिया में जाओगे तो अपनी ही बैंक से यूपीआई के थ्रू वहाँ पर पेमेंट की जा सकती है। ये हो गया इसका मतलब, जो कि एज अ प्रोजेक्ट नेक्सस की तरह यहाँ पर काम करेगा। अब हम देख पाते हैं क्रॉस बॉर्डर सिस्टम जो है वो लगभग 40% ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट से हमें समझ में आ गया था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स बहुत थी ना, ट्रांसपेरेंसी काफ़ी कम थी। आप लोग जाएंगे तो आपको करेंसी चेंज करवानी, बहुत सारे काम करवाने पड़ते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में। लेकिन प्रोजेक्ट नेक्सस जो कि अभी इन कंट्रियों को और बढ़ाने वाला है, वो यहाँ पर हेल्पफुल रहेगा हर सिटीजन के लिए जो भी अब्रॉड में किसी भी काम से जाते हैं या फिर वैसे ही टूरिज्म के लिए यहाँ पर जाना चाहते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है कि कैसे यूनियन कैबिनेट जो है उन्होंने बोल्स्टर बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पर अप्रूव कर दिया है। क्या है ये चलिए समझते हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और बायो E3 पॉलिसी के तहत पे इसको अप्रूव जो है वो किया गया है। बायो E3 है क्या, बायो E3 है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये पॉलिसी है, इसमें इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट तीनों पे फोकस किया गया है ताकि हाई परफॉर्मेंस की बायो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो सके। इसको यहाँ पर लागू किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, और कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन यहाँ पर लेकर आएगा, जैसे 1990s में आईटी इंडस्ट्री में यहाँ पर लेकर आया गया था। नाउ टॉकिंग अबाउट इट, ये क्या बात कर रहा है, हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है। क्या होती है हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग, इसका मतलब एक ऐसी
फैसिलिटी जिसमें जो प्रोडक्ट हैं जो कि बायो से रिलेटेड हैं, जैसे कि मेडिसिन हो सकती हैं, फूड चैलेंजेस हो सकते हैं, बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे और उनको ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता के साथ में बनाया जाएगा। बायो E3 पॉलिसी का एम है कि टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन लेकर आया जाए, अलग अलग मेडिसिन को बनाना, और वो भी सस्टेनेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल करके, एडवांस बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके भी। इसमें हम 6 बड़े बड़े जो थेमेटिक वर्टिकल एरिया हैं उनको देख पाते हैं, जैसे कि इसमें सबसे पहले तो हाई वैल्यू बायो बेस्ड केमिकल जैसे कि बायोपॉलीमर्स, एंजाइम्स, इन सभी को यहाँ पर प्रोसेस करके बनाना होगा। दूसरा, इसमें स्मार्ट प्रोटीन बनाने की बात की जा रही है, फंक्शनल फूड्स की, हेल्दियर एंड मोर सस्टेनेबल फूड ऑप्शन हो लोगों के पास में। तीसरा, यहाँ पर बायोथेरेप्यूटिक्स की बात हो रही है, यानी कि ढंग से जो मेडिसिन्स वगैरह हैं उनको इंडिविजुअल के तरीके से, उनकी क्या क्या नीड है, क्या क्या ज़रूरतें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। क्लाइमेट रेसिस्टेंट एग्रीकल्चर होना चाहिए कि क्लाइमेट से वो क्या कर सके, क्लाइमेट चेंज क्योंकि एक बहुत ही बड़ी समस्या है आज ह्यूमन के सामने, तो उससे रेसिस्टेंट हो, उसके ऊपर प्रभाव ज़्यादा ना पड़े, ये हम देख पाएंगे। इसके अंदर कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, कार्बन कैप्चर मैंने आप लोगों को परसों ही समझाया था कि कैसे कार्बन को कैप्चर करना है एटमॉस्फेयर में, जहाँ से कार्बन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है फिर उसको अंडर वाटर या अंडरग्राउंड हम क्या करेंगे, रख देंगे, और उसका इस्तेमाल भी अगर किया जा सकता है, उसको किसी जगह पर यूटिलाइज भी किया जा सकता है तो वो भी हम करेंगे। एंड फ्यूचरिस्टिक मरीन एंड स्पेस रिसर्च की भी इसके अंदर बात जो है आ जाती है, ताकि एडवांस एक्सप्लोरेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल फिर से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ही, क्योंकि हम देख पाएंगे कि कैसे इंडिया के अंदर में जीका वायरस के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी, वायरोलॉजी क्या होता है, वायरसेस से रिलेटेड जो स्टडी करते हैं उसको, और जिस जगह पे की जाती है उसको वायरोलॉजी बोला जाता है। ये हम देख पाएंगे तिरुवनंतपुरम के अंदर इंडिया में है, और इन्होंने आज तक हमारे पास जीका टेस्टिंग के रिलेटेड कोई भी इंडिजीनियस यहाँ पर टेस्ट किट नहीं होती थी भी तो हमारे पास यूएसए में डेवलप किया गया ट्रायोप्लेक्स RT-PCR टेस्ट था, जिसका हम लगातार इस्तेमाल कर रहे थे। उसको अब बदल कर इंडिया में खुद की हमने क्या की है, जीका वायरस टेस्टिंग जो सैंपल्स वगैरह हैं उसको लेकर आ गए हैं। अब ये क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रायोप्लेक्स RT-PCR टेस्ट जो है वो यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के द्वारा बनाया गया था, और उसको यूएसए के FDA के द्वारा यहाँ पर इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइज किया गया था। इसमें डेंगू, चिकनगुनिया एंड जीका, क्योंकि ये ट्रायो आपको दिखाई दे रहा है ना, ट्रायोप्लेक्स, तो ट्रायो का क्या मतलब होता है, 3 चीज़ें, तो 3 चीज़ों में इसमें यहाँ पर डेंगू को टेस्ट किया जा सकता है, चिकनगुनिया का एंड जीका, इन तीनों वायरसेस को टेस्ट किया जा सकता था डायग्नोसिस करके। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वो अभी तक बेशक इस पर डिपेंड थे, लेकिन अब उन्होंने इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सर्वेलेंस के लिए, और जो पीपल एंड मॉस्किटो दोनों के ऊपर ही क्या किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है, टेस्टिंग पेशेंट के सैंपल लेकर उसको यहाँ पर बनाया है, ये हम अब देख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वीडियो का, दैट इज़ यूपीएससी फॉर प्रीलिम्स। अब हम देखेंगे इसमें सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो शुरुआत किया है एक्चुअली रेप मर्डर केस के ऊपर जो आया। तो हमें सिर्फ यहाँ पर समझना है साइंस एंड टेक के अंदर कि पॉलीग्राफ टेस्ट एक्चुअली में होता क्या है। तो साइंस एंड टेक में अगर मैं आप लोगों को पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में बताऊँ, क्योंकि सीबीआई के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को जो है वो पढ़ा चुकी हूँ, तो पॉलीग्राफ टेस्ट जो होते हैं इसको लाई डिटेक्टर टेस्ट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी जो लाइज होती हैं, आपके जो झूठ होते हैं, उनको पकड़ा जा सकता है। लेकिन ऐसा होता कैसे है? क्योंकि इसमें बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, आपकी पल्स जो है वो कैसे धड़क रही है, रेस्पिरेशन, सांस आप कितनी स्पीड से ले रहे हो, स्किन आपकी क्या प्रतिक्रिया कर रही है, इन सभी को मिलाकर ये देखा जाता है। सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, और ये इसी चीज़ पे बेस्ड है। इसमें माना जाता है कि हमारी बॉडी जो होती है, जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो बॉडी दूसरे तरीके से रिस्पॉन्स करती है एज कम्पेयर टू व्हेन ही इज टेलिंग द लाई, ही इज टेलिंग द ट्रूथ।
जब वो सच बोल रहे हैं तो उसमें दूसरे प्रकार से उसकी प्रतिक्रिया होगी। हालांकि ये कम्प्लीटली एक्यूरेट तो नहीं होते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अगर बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर सकता है देन वो थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंस लेकर आ सकता है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत पे ये माना हुआ है कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो होगा उसको कंक्लूसिव एविडेंस नहीं माना जाएगा, यानी कि यहाँ पर कि इसी के तहत पे कोई भी जो सजा है वो नहीं दी जाएगी, बस इसको एज ए सपोर्टिव एविडेंस माना जाएगा। और भी एविडेंस है तो उसके साथ में आप इसको एज ए सपोर्ट करने के लिए दे सकते हो साथ में, वो इसको माना जा सकता है। अब हम NHRC की अगर भी यहाँ पर गाइडलाइन की देखें तो उसमें भी पॉलीग्राफ टेस्ट जो होते हैं उसमें अक्यूज्ड जिसके ऊपर भी ये टेस्ट हो रहा है उसको वॉलेंटरली इन्फॉर्म्ड किया जाएगा, बताया जाएगा और उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर में कंसेंट लिया जाएगा, परमिशन ली जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि इसके अंदर में आपको एक जो मेडिसिन होती है और इंजेक्शन होते हैं वो भी दिए जाते हैं, सो दैट आप जो है ज़्यादा होश में ना रहो और अपने माइंड को ज़्यादा कंट्रोल ना कर। अगर उसकी डोजेज ज़्यादा हो गई तो उसमें डेथ का भी यहाँ पर खतरा होता है। दैट इज़ वाई इन सारी चीज़ों को यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा हम देख पाएंगे कुछ और टाइप के भी यहाँ पर जो है वो ऐसी तरीके के टेस्ट देखने को मिलते हैं जिसमें नार्को एनालिसिस होता है। इसी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स जो है वो देखा जाता है, जैसे कि इसमें सोडियम पेंटोनॉल और स्कोपोमाइन या सोडियम आइम्टेनाइन इन सभी को दिया जाता है ताकि इंफॉर्मेशन यहाँ से किसी पर्सन से निकाला जा सके। और इसको ट्रूथ सीरम के नाम से भी बोला जाता है नार्को एनालिसिस को। ऑल्दो ये अगेन कंसीडर एविडेंस मानी ही नहीं जाती है एंड फिजिकल एविडेंस अगर कोई मिल जाता है तो इसको वॉलंटरी टेस्ट में इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 के तहत पे लिया जा सकता है। इसी की तरह एक होता है ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग क्या होता है, इसमें पूरे के पूरा जो ब्रेन है उसके फंक्शंस को एनालाइज करके इलेक्ट्रोड को आपके सरफेस ऑफ स्किन पे रखा जाता है ताकि जब भी कोई हेड एंड फेस गिल्टी नॉलेज आए तो वो उसको पता चल सके। अब अगेन इसको भी लीगल सेक्रेटिसिटी इसमें नहीं मानी जाती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये मदद कर सकते हैं, इसी वजह से ये सारी प्रक्रियाओं को करने की परमिशन दी जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है हम बैग्स के बारे में जो अपने मैन्युफैक्चर कर सकती है वाइल्ड टूल। अब हम बैग्स क्या है, वेल्स का एक प्रकार है जिसके शरीर के ऊपर हम थोड़ा सा एक हम्प बैक देख पाएंगे जैसे कि कैमल वगैरह पे होता है और इसी वजह से इसको जाना भी जाता है। नाउ रिसर्च में पता चला है कि ये बबल नेट बना सकती हैं। बबल नेट क्या होता है, जाल होता है नेट, और ये क्या करती है कि अपने मुंह से बबल्स इतने सारे प्रोड्यूस कर देंगी आसपास में जिसमें जो अदर मछलियाँ होंगी वो उससे अट्रैक्ट होंगी और जब वो उसमें आएंगी तो इनको वो खा लेंगी। तो इसी वजह से हमें समझ में आता है कि एडवांस स्किल इनके पास में है और इंटेलिजेंस भी इनकी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर फिशेज़। हम्प व्हेल के बारे में और बात करें तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में इनको लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी के अंदर में रखा गया है, यानी कि विलुप्त होने के लिए इनमें अभी कोई भी यहाँ पर खतरा नहीं है, लीस्ट कंसर्न है, कोई चिंता का इनके ऊपर बात है ही नहीं। और इसके अलावा ये जो है ये बबल नेट्स को बनाती है, कॉम्प्लेक्स सॉन्ग्स जो है वो भी ये प्रोड्यूस कर सकती हैं, साउंड को प्रोड्यूस कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ और सॉन्ग्स इनके जो मेल्स होते हैं वो गाते हैं ताकि जो फीमेल्स होती हैं उनको अट्रैक्ट कर सके, या फिर टेरिटोरियल मार्कर्स वगैरह का इस्तेमाल वो करते हैं। ये माइग्रेटरी फिश की तरह भी काम करती है, यानी कि समर के अंदर ये हाई लैटिट्यूड फीडिंग ग्राउंड में चली जाती है और विंटर के समय में लो लैटिट्यूड फीडिंग ग्राउंड्स में वापस आ जाती है, तो माइग्रेशन भी ये लंबा लंबा करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लॉगिंग थ्रू। अब ये क्या है, एक यहाँ पर बात हो रही है नंगारनी स्पर्धा के बारे में। ये महाराष्ट्र के अंदर हम देख पाते हैं नंगारनी स्पर्धा जो कि द्रविड़न विलेज रंगनागिरी महाराष्ट्र के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। ये सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन है जिसमें ऑक्सन रेस हम यहाँ पर देख पाएंगे कि कैसे जो बैल है वो क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं और उनके पीछे यहाँ पर उनका मालिक है और यहाँ पर हम देख पाते हैं ऑक्सन को भी। इसके अलावा ये मोस्टली जो रेनी सीजन होता है विलेज कम्युनिटी के अंदर तब ये किए जाते हैं, और देखिए पीछे कैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं इसको देखने के लिए। ऐसे ही और सारी भी प्रतियोगिता यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में हम देख पाएंगे, जैसे कि हम देख पाते हैं जल्लीकट्टू को। अब जल्लीकट्टू कहाँ होता है, जल्लीकट्टू होता है तमिलनाडु
तमिलनाडु के अंदर। और इसमें क्या किया जाता है कि इसके अंदर एक वाइल्ड बुल को, एक जो वाइल्ड बुल हम देखते हैं, जंगली जो बैल होता है, उसको छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर क्राउड में से जो लोग हैं वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और जो भी ज़्यादा समय तक उसको कंट्रोल कर पाएगा, उसके ऊपर सवारी कर पाएगा, वही इसमें जीत जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसको बैन करने की भी कोशिश की है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इसमें चोट वगैरह भी लगती है, लेकिन क्योंकि ये ट्रेडिशन का भाग है तो इसी वजह से बैन नहीं हुआ। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और देख पाएंगे जो कि है मारा मंडी। मारा मंडी क्या है? मारा मंडी की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली में दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि कल्ला पोटुम के नाम से भी जाना जाता है, या फिर हम इसको अलग और नामों से भी जान सकते हैं, जैसे कि पोटा पोटुम। और ये होता कहाँ पर है? केरला के अंदर। तो केरला में ये होता है। मोस्ट फेमस इसके अंदर क्या होता है कि इसमें भी जो ट्रेडिशनल रेस है वो की जाती है मानसून में, और कैटल वगैरह को पहले ही इसके लिए यहाँ पर तैयार किया जाता है। मोस्ट फेमस जो मारा मंडी रेस होती है वो होती है केरला के पंथामिथा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि ओनम फेस्टिवल के अंदर होती है, अगस्त के अंदर ही। अदर बुल रेसेस भी केरला में होती हैं, जैसे कि बुल सर्फिंग, चिट्टा डाली, जैसे कि पलाकाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो प्रीलिम्स के लिए हमें पता होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर राइट टू डिस्कनेक्ट मिल गया है। ये क्या राइट है, चलिए समझते हैं। हम देख पाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर में एक राइट टू डिस्कनेक्ट को अभी जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है उन्होंने इफेक्ट में लेकर आ गई है। इसमें ये है कि यहाँ पर जब डे वर्क ख़त्म हो जाता है, डे वर्क का क्या मतलब हुआ कि आप कहीं पर काम करने के लिए जा रहे थे, ऑफिस में काम कर रहे थे, 8 घंटे के लिए आपका काम होना था, और जब वो काम ख़त्म हो गया है और आप अपने घर पर वापस आ गए हैं, तो अब आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि आपको अभी भी कॉल्स का या फिर मैसेजेस का जो रिप्लाई है वो लगातार देते रहना पड़े आपके बॉस वगैरह को। तो इग्नोर कर सकते हैं कम्युनिकेशन को आफ्टर आवर्स, जब वो विदाउट फियर ऑफ बीइंग पनिश्ड, उनके बॉस उनको पनिश भी इस काम के लिए नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग इंडिया के अंदर नहीं हैं, और इसी वजह से जो एम्प्लॉई हैं उनको आफ्टर वर्क आवर भी प्रेशर झेलना पड़ता है, और इसी वजह से ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो आपको जस्ट ये राइट टू डिस्कनेक्ट जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि पीआईबी के ऊपर स्कीम के बारे में हमें पता चलता है। ये स्कीम बात कर रही है विज्ञान धारा। विज्ञान धारा एक स्कीम है जो कि अभी कैबिनेट के द्वारा यहाँ पर अप्रूव की गई है, और ये एक सेंट्रल सेक्टरल स्कीम है, यानी कि इसमें जितना भी पैसा होगा वो सारा का सारा सेंटर लगाएगी। विज्ञान धारा का एम ही है कि ये क्या करे, यूनियन कैबिनेट जिसको चेयर किया जा रहा था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उन्होंने इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में यहाँ पर पास किया। इसके 3 ब्रॉड कॉम्पोनेंट है। सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर इसको काम करना है। दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इस पर पूरा फोकस होगा, और इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को भी इसमें पूरा फोकस किया जा रहा है। विज्ञान धारा के लिए 10,580 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर प्रपोज किए गए हैं। 15th फाइनेंस कमीशन यानी कि 2021 से 22 और 2025 से 26 तक इसमें जो ये पैसे हैं वो सारे के सारे लगाए जाएंगे। मोस्टली इसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा, रिसर्च प्रमोशन के ऊपर, और यहाँ पर वुमेन का जो पार्टिसिपेशन हो सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, उन पर भी फोकस यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल कह रहा है कि व्हाट इज़ डिजिटल डिमेंशिया। ये कह रहे हैं कि कैसे आज के समय पर जो भी इंसान डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल 4 घंटों से ज़्यादा कर रहा है, मान लीजिए आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हो किसी भी काम के लिए, आप मैसेजेस पे इस्तेमाल कर रहे हो या फिर वीडियो वगैरह देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो हम देख पाते हैं कि कैसे यहाँ पर 4 घंटों से ज़्यादा, 4 आवर से ज़्यादा अगर इसका इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको डिजिटल डिमेंशिया यहाँ पर हो सकता है। आपको एक्चुअली के अंदर में हम देख पाएंगे कि कैसे डिमेंशिया क्या होता है। डिमेंशिया होता है आपकी कॉग्निटिव जो पावर्स होती हैं, सोचने की क्षमताएं, मेमोरी पर्टिकुलरली, उसको यहाँ पर रुका हुआ पाना, तो भूलने की आदत हो जाना, तो ये सब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसमें फोकस जो है यंगर पीपल के अंदर वो रिड्यूस हो रहा है। शॉर्टर अटेंशन स्पैन हम देखने को मिल रहा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा स्लीप, मूड, ब्रेन फंक्शन, इन सभी चीज़ों को भी ये अफेक्ट कर रहा है।
नेक्स्ट आर्टिकल इज़ पीएम वाणी वाईफाई। ये क्या है कि एक इंडिविजुअल रेजिडेंशियल एरिया के अंदर भी यहाँ पर इसको भेजा जा सकता है। ट्राई के अकॉर्डिंगली आज के समय पर लगभग 2,07,000 से ज़्यादा पीएम वाणी वाईफाई हॉटस्पॉट जो हैं वो कंट्री में लग चुके हैं, और लगभग अभी और ज़्यादा ये लगाने 10 मिलियन पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट जो हैं वो 2022 तक लगाने की हमने सोच रही थी, और 50 मिलियन 2030 तक। वो ओबियसली उससे बहुत ही कम है, लेकिन अभी भी इस पे काम जो है वो लगातार चल रहा है। इसको जो लॉन्च है वो किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा 2020 में, और इसका एम है यहाँ पर कि पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट जो है उनको एनहेंस किया जा सके, लोकल शॉप्स वगैरह को इनक्रेज किया जा सके, प्रोवाइड वाईफाई जो कि इंटरनेट डिलीवरी हो सके, ताकि गांव-गांव तक इंटरनेट जो है वो पहुँचे। नेक्स्ट आर्टिकल है वुलर लेक के ऊपर। ये कह रहा है कि वुलर लेक जो कि उत्तराखंड के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर हम देख पाते हैं, और जम्मू कश्मीर के यहाँ पर आप देख पाएंगे इस रीजन में इस तरीके की शेप की ये लेक है। वुलर लेक में अभी उसकी जो सिल्टेशन है उसके अंदर बहुत सारा यहाँ पर सिल्ट इकट्ठा हो गया है, तो उसको क्लीन करने के लिए मेजर्स लिए जा रहे हैं। इंडिया की बात करें तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक हमें दिखाई देती है इंडिया में, और सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक दिखाई देती है पूरे के पूरे एशिया के अंदर, जो कि फुटोल ऑफ हरामुख माउंटेन जम्मू कश्मीर में है। इसका मेन सोर्स जो है वाटर का वो रिवर झेलम को हम इसमें मेनली देख पाते हैं, तो रिवर झेलम आप इसमें देख पाएंगे। इसके अलावा जाइना लेक जो है वो स्मॉल आइलैंड एक तरीके से देख पाएंगे इस लेक के अंदर में, जो कि किंग जैनियल अबुल-दिन के उसमें जो है कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। रामसर साइट को इसको डेजिग्नेशन दी गई है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के लिए अंडर रामसर कन्वेंशन, और इसमें बहुत सारी हम वाटर फ्रॉगल स्पीशीज़ को देख पाएंगे, जैसे लीटर इजगट, कैटल इजगट, कॉमन पॉचॉन्ट्स, ये सब हम इसमें देख पाते हैं। अब यहीं पे आप जो आगे है, अब हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे अबाउट प्रीमीट के बारे में। देखिए गिबोन की हम बात करें, इंडिया के अंदर एकमात्र गिबोन है जो कि है होलॉक गिबोन। तो होलॉक गिबोन जो है इसी के नाम पर हम देख पाएंगे कि कैसे असम में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी यहाँ पर बनाया जा चुका है। तो असम के अंदर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए जो होलोन गपार गिबोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें परमिशन दी गई है। होलोन गपान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप देख पाएंगे, ये असम को हम देखेंगे, जिसमें मानस नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क है, इसी के अंदर औरांग नेशनल पार्क को हम लोग देख पाते हैं। और जब आप काजीरंगा नेशनल पार्क और काजीरंगा टाइगर रिजर्व की तरफ आते हैं तो यहीं पर देख पाएंगे होलान गोपर गिबोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी। अब ये क्या है चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो ये ओनली एप है। एप और मंकी के अंदर फ़र्क क्या होता है? एप और मंकी के अंदर फ़र्क होता है कि एप जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे जैसे हैं, ह्यूमन लाइक है, इनकी कोई भी टेल नहीं होती है, पूँछ नहीं होती है। इसमें चिंपैंजी, ओरांगुटान, गोरिल्ला, गिबोन ये स्पीशीज़ हम देख पाते हैं। दूसरी बात ये है कि मंकी के पास में टेल भी होते हैं और उनका बॉडी साइज़ जो होता है वो छोटा होता है और उनकी इंटेलिजेंस भी कम होती है, लेकिन इनकी इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। वैसे तो वर्ल्ड वाइड 20 गिबोन की स्पीशीज़ हैं, लेकिन इंडिया में केवल एक ही मिलती है देखने को, जो कि है होलॉक गिबोन, और ये भी पाई जाती है नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही। इसके अलावा इनको वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया है 1971 में। IUCN स्टेटस इनका इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड में ये हमें मिलती है, और ये नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी के सभी स्टेट्स में पाया जाता है, लेकिन साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड ईस्ट ऑफ दिमाग जो रिवर है उसमें हम इनको ज़्यादा देख पाते हैं। नाउ मैपिंग हम देखेंगे अभी। तो आज की मैपिंग के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है सूडान। देखिए सूडान जो है वो हम देख पाएंगे अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर एक कंट्री है जो कि इजिप्ट के नीचे आती है, तो काफ़ी हम इसको देख पाएंगे कि कैसे एक प्रोमिनेंट कंट्री हो जाती है। रेड सी से इसकी जो पूरी की पूरी मैरीटाइम बाउंड्री है वो लग रही होती है। इसमें एक पोर्ट सूडान है, इसी में यहाँ पर हम इसकी रेड सी हिल्स को देख पाएंगे। नुम्बानियन डेजर्ट इसमें दिखाई देता है। नाइल रिवर जो है वो इसमें क्रॉस कर कर यहाँ पर जाती है। इसकी कैपिटल खारातुओम से भी वो निकलती हुई जाती है। इसके अंदर हम मारा माउंटेन्स को देख पाते हैं, इसी में नुबा माउंटेन्स भी हमें दिखाई जो है वो देता है।
इसके अलावा हम सूडान में ही देखते हैं कि नाइल रिवर जो है वो 2 भागों में बट जाती है। एक भाग यहाँ पर बनता है ब्लू नाइल और दूसरा बनता है वाइट नाइल। इसकी अगर बाउंड्री की बात करें तो नॉर्थ में इजिप्ट से शेयर कर रहा है, नॉर्थ अगर हम वेस्ट में देखेंगे तो लीबिया एंड चाड ये 2 नेशन है। नीचे हम सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साहेल रीजन जो कि साउथ सूडान का रीजन है ये इसमें आता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या एंड इथोपिया, इससे भी इसकी बाउंड्री यहाँ पर शेयर हो रही है। इरिट्रिया के साथ में हम देख पाएंगे साउथ ईस्टर्न साइड में, और ईस्ट में हम रेड सी के साथ में इसकी बाउंड्री को शेयर होते हुए देख पाते हैं। इसके अगर फ्लैग की बात करें तो ये फ्लैग आपको दिखाई यहाँ पर देगा। हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर हम देख पाएंगे जबेल मारा के नाम से है, जो कि एक क्रिएटर लेक है जो कि डाइब्रा कैलेंड्रा के नाम से भी जानी जाती है। अब हम देखते हैं वोकैबुलरी ऑफ द डे। सबसे पहला जो शब्द है वो है शनिंग। शनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल फॉरगो, रिलिंक्विश, फॉरसेक, रिजेक्ट कर देना। जैसे आप इस फोटो में देख पाएंगे कि यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल है बट दिस पर्सन डिसाइडेड टू लीव देम, और उनको त्यागने की वो सोचता है और वो आगे बढ़ रहा है। ये सब एक साथ खड़े हुए हैं। नेक्स्ट हमारा शब्द है जो कि है वीनल। वीनल का मतलब होता है घूसखोर, जो कि परचेजेबल है, जिसको खरीदा जा सकता है, ब्राइब किया जा सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे कैसे एक पुलिस ऑफिसर है और उसको पीछे से ब्राइबरी यहाँ पर दूसरा इंडिविजुअल जो है वो कैश के रूप में दे रहा है, तो ये कौन होगा? वीनल होगा। एनीवे, यहीं पे आज का हमारा जो न्यूज़पेपर है उसका एनालिसिस होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जो भी अभी तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है आप सभी का दिल से धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो डेली बेसिस पर यहाँ पर लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए अब मैं चलती हूँ, आप लोग पढ़ते रहिएगा, आगे